नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप जानते हैं, लंबा मुकदमा चला और एनआईए ने कोर्ट में उनके लिए फांसी की मांग की थी। सीधे सीधे एनआईए की मांग थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जो सबूत हैं, जो सारी चीजें हैं, उसके चलते उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इंतजार कर रहे थे लोग कि क्या सजा होगी, लेकिन अचानक ही फैसला यह आता है कि सबको बरी कर दिया गया। यह नहीं कहा गया कि कोई दोषी नहीं था, यह कहा गया कि आरोप गंभीर हैं और इनके खिलाफ जो संदेह है वो भी गंभीर है, लेकिन दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह कहा गया कि जो सबूत पेश किए गए वो पर्याप्त नहीं थे। अब अगर सबूतों और गवाही का आप मामला देखने जाइए तो 39 गवाह ऐसे थे जो अपने शुरुआती बयान से पलट गए थे। मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने बयान दिया था उससे पलट गए थे। अब देखिए, होना तो यह चाहिए था कि जब वहां से रिहाई हो गई तो महाराष्ट्र की सरकार जाती हाई कोर्ट में अपील करती उसके खिलाफ। अगर किसी मुसलमान का मामला होता, वो छूट गया होता एनआईए कोर्ट से, तो उसके खिलाफ अपील हुई होती हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से छूट जाता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती। आप जानते हैं उमर खालिद और बाकी लोगों के साथ क्या चल रहा है। लेकिन यहां महाराष्ट्र की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया इस बात से कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित वगैरह का मामला लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। वो तो खुशियां मनाने लगे। अमित शाह जी संसद में बयान देने लगे कि मुझे खुशी है कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस देश का जो पहला आजाद हिंदुस्तान का जो पहला आतंकवादी था वो नथुराम गोडसे था, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। खैर, अब महाराष्ट्र सरकार तो वहां नहीं गई है, लेकिन सैयद अजहर जो 19 साल का उस समय था और इस विस्फोट में, मालेगांव विस्फोट में मारा गया था, उसके पिता निसार अहमद सैयद बिलाल और विस्फोट में मारे गए 5 और लोगों के परिवार अब गए हैं हाई कोर्ट में इसको लेकर, और उनके वकील मतीन शेख ने दायर की है याचिका। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत था और इसको रद्द किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि आरोपियों के अपराध की ओर इशारा करने वाले कई ठोस सबूतों को नजरअंदाज किया गया। यही नहीं, इनके ऊपर से मकोका हटा लिया गया। अगर मकोका होता तो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए गए थे उनको माना जाता, वो पलट नहीं जाता। और भी बहुत सारे जो सबूत थे उनको एडमिसिबल माना जाता, फोरेंसिक सबूतों को एडमिसिबल माना जाता, जो यहां पर नहीं माना गया। तो ये सारा मामला लेकर ये दोबारा से गए हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या होगा, कैसे मुकदमा चलेगा, क्या सबूत फिर से पेश होंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ सवाल आपके सामने बिल्कुल आ जाते हैं। आखिर उमर खालिद हो गए, चाहे शर्जिल इमाम हो गए या बाकी सारे लोग हुए, इनके खिलाफ जो मामला है वो कुल मिलाजुलाकर किसी भाषण का है या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी मैसेज का है, किसी चैट का है। कई जगहों पर तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में होना काफी मान लिया गया है और 5 साल से इनको जेल में रखा गया है। हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आप यहां पे फर्क देखिए, कोई हथियार इन्वॉल्व नहीं है, कोई विस्फोट इन्वॉल्व नहीं है, इनके ऊपर किसी की हत्या करने का कोई आरोप नहीं है, लेकिन 5 साल ये जेल में रह चुके हैं और अभी आगे कितना रहेंगे कोई नहीं जानता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। शर्जिल इमाम और ये सारे लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, कब मिलती है, ये देखने वाला मामला होगा। वहीं दूसरी तरफ मालेगांव विस्फोट के मामले में लोग मारे गए, बाकायदा विस्फोट हुआ। एक मोटरसाइकिल जो उसमें इस्तेमाल की गई थी वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई। यह सारा कुछ हुआ और इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर को बीमारी के हवाले से मिल जाता है आराम से बेल। उसके बाद 5 साल तक तो वो एमपी रहती हैं भोपाल से, सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाती हैं, आराम से भाषण देती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, और जब कोर्ट का बुलावा आता है तो एकदम से व्हील चेयर पर लगने लगती हैं, बीमार हो जाती हैं, कैंसर और क्या क्या बताया गया था। लेकिन अभी तक तो ऊपर वाले की दया से बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहें। जेल में रहें ये हम जरूर चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहें ये भी हम चाहते हैं। तो उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, उनको जेल से आराम से छोड़ दिया जाता है, बीमारी के बहाने उनको बेल दी जाती है और उस मामले में 39 गवाह पलट जाते हैं।
फॉरेंसिक के जो सबूत होते हैं उन सबूतों को माना नहीं जाता है। एनआईए जो भारत सरकार की संस्था है वो मांग करती है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी दी जाए अपनी चार्जशीट में, लेकिन एनआईए की कोर्ट जो है सबको बरी कर देती है। यह कहती है कि संदेह तो बहुत गहरे थे लेकिन सबूत पर्याप्त नहीं थे। यहां उमर खालिद और बाकी लोगों के मामले में संदेह ही संदेह है, संदेह के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी वकील साहब चाहते हैं कि यह जिंदगी भर जेल में रहें, चाहे 20 साल बाद मुकदमा जीतकर बाहर आए लेकिन उस 20 साल तक जेल में रहें। यह आपको दो अलग अलग तरह का मामला नहीं लगता? एक मामले में कानून अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरे मामले में कानून अलग तरीके से काम कर रहा है, यह आपको कहीं से लगता नहीं। और यह आज की घटना नहीं है, 29 सितंबर 2008 की घटना है। रमजान का महीना चल रहा था और मालेगांव के भिक्कू चौराहे पर 9:35 पे विस्फोट हुआ था। एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बंधा हुआ बम था, इसमें 6 लोग मरे थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। अब आप सोचिए, ये जो मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल के प्रज्ञा ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड होने की बात थी, बाद में कहा गया यह चोरी हो गई। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें प्रज्ञा ठाकुर शामिल थीं और 11 आरोपियों के खिलाफ 20 जनवरी 2009 को बाकायदा चार्जशीट दाखिल हुई थी। सरकार बदलने के साथ साथ ही चीजें बदलने लगी थी। एक वकील जो इसमें काम कर रही थी, जो इसमें इन्वॉल्व थी, सरकारी वकील थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहे हैं। और जब फैसला आया तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि यह तो मुझे मालूम ही था, जिस तरह से मुकदमे को कमजोर किया गया, मकोका हटाया गया, बाकी सारी चीजें की गई, गवाह पलटे, यह मालूम ही था कि यह अंत में सारे लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। AK लाहौटी साहब जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कह दिया कि सबूतों का अभाव है और केवल संदेह से सजा नहीं दी जा सकती। तो जो NIA ने डिमांड की थी कि फांसी दी जाए, क्या वो बिना सबूतों के की थी? यह सवाल सामने है और ये सवाल हल तभी होते जब सरकार लेकर जाती मामला हाईकोर्ट में। उन्हीं सबूतों को, उन्हीं गवाहों को, उन्हीं फॉरेंसिक सबूतों को, जो एविडेंसेस हैं, उन सबको अगर हाईकोर्ट में रखा जाता तो मामला आगे बढ़ता। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने यह मामला हाईकोर्ट में ले जाने से इनकार कर दिया और NIA ने जो रिहाई की थी, NIA कोर्ट ने जो रिहाई की थी, उसकी खुशी मनाने लगे। अब यह मामला दोबारा हाईकोर्ट में पहुंचा है। मैंने आपको बताया कि जो लोग मारे गए थे उनके परिवार न्याय चाहते हैं, इसलिए वो पहुंचे हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में फाइलें फिर से खुलेंगी, हाईकोर्ट में फिर से सवाल जवाब होंगे, हाईकोर्ट में सारे सबूत फिर से जांचे जाएंगे, हाईकोर्ट में गवाहों को फिर से बयान देना होगा। NIA ने जो चार्जशीट तैयार की थी वो हाईकोर्ट में फिर से रखी जाएगी और उम्मीद तो कर ही सकते हैं, इससे ज्यादा क्या हमारे हाथ में है, कि हाईकोर्ट न्याय करेगा, हाईकोर्ट सबूतों को, गवाहों को, बाकी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखेगा। 4 दिन में तो फैसला होता नहीं है, वक्त तो खैर लगेगा ही। और इस पूरे वक्त में जिन लोगों ने अपील की है उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, मेहनत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर न्याय मिलता है तो जो 6 मासूम लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे, उनकी रूह को थोड़ा सा चैन मिलेगा कि जिन्होंने हमारी हत्या की साजिश की वो अंत में भारत के न्याय के चंगुल में गए। फांसी हो ना हो, फांसी का तो मैं हमेशा मुखालिफ रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने यह साजिश की है उनको सजा तो मिलनी चाहिए। सवाल तो यह भी होता है ना कि चलिए आपने इन 8 लोगों को रिहा कर दिया, कह दिया इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो वो मोटरसाइकिल अपने आप तो नहीं पहुंच गई थी, अपने आप तो उसमें बम नहीं बंध गया था। आखिर उस मोटरसाइकिल को वहां किसने रखा था, उसमें किसने बम बांधा था, कौन 6 लोगों के मौत और 100 लोगों के बुरी तरह से घायल होने का जिम्मेदार था? आखिर यह हकीकत भी तो जनता के सामने आनी चाहिए। जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, वरना तो यह नियम बन जाएगा, ये चीजें लगातार होती रहेंगी और हो रही हैं कि इस तरह के संगीन अपराध होंगे और किसी को सजा नहीं होगी। उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। हम एक नागरिक होने के नाते यही और इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।